हेलो हेलो हेलो। तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 की टाइटन सीरीज में हम आप सभी को वन शॉट लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तो मजा आने वाला है भाई। मजा तो आ ही रहा होगा, काफी दिनों से आप पढ़े जा रहे हो, काफी दिनों से आप मचा रहे हो। भैया आज हमारा फेवरेट चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जो बच्चे यहाँ पर रेडियंट के होंगे उन्हें पता होगा कि इस चैप्टर को हमने बैच में कितने मजे लेते लेते पढ़ा है। और ये बड़ा सुंदर, सुशील, बड़ा प्यारा और छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर इतना सा है कि हम इसको चाहे तो आधे घंटे में भी खत्म कर सकते हैं और चाहे तो 6 घंटे में भी लगा सकते हैं। ये अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है। क्योंकि अभी हम वन शॉट पढ़ रहे हैं, तो वन शॉट का मतलब ही ये होता है कि कम समय में बड़ा धमाल करना चाहिए। तो आज हम कम समय में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अब ये रिवाइज करने वाली बात इसलिए कर रहा हूँ, बैच में दिल से पढ़ाया इस चैप्टर को, 6 7 8 लेक्चर में पढ़ाया। अभी हम इसे वन शॉट पढ़ रहे हैं तो बहुत कम समय में निपटा देंगे। निपटा देंगे मतलब पढ़ लेंगे भाई, ऐसा मत सोचना कि उड़ा देंगे, ठीक है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टाइटन की इस आईसीएसई की सीरीज में, जहां पर मैं हूं आकाश आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मैटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर। क्या आपको मेरी आवाज धीरे तो नहीं आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज धीरे आ रही है तो ये लो भाई, मैंने बढ़ा दी अपनी आवाज, ठीक है। अब देखो बच्चा, कुछ ऐसी बात है कि पुराने लेक्चर्स अगर आपने छोड़े हुए हैं, देखो बड़े मैं अभी पैशनेट होकर पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही है, मेरे साथ पढ़ते हो। मैं इतनी शांति से पढ़ाता नहीं हूँ। पिछले पूरी की पूरी ये जो टाइटन सीरीज है ना, इस टाइटन सीरीज से बड़ी शांति से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप जानते हो मैं इतना शांत हूँ नहीं। आपको पता है क्लास में मैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। तो भैया कृपया कर अपनी कमर की पेटियों को बांध कर रखें। मतलब इसका तात्पर्य होता है कि एक जगह बैठकर पढ़ाई करें आराम से। तो क्लास 9th आईसीएससी के बच्चों, साउंड चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये मत बोलना कि साउंड होता क्या है, ठीक है ना। जब आप 8th क्लास में थे ना आईसीएससी में, तब भी आपको पढ़ाया गया साउंड होता क्या है। अभी आप 9th क्लास में हो तब भी आपको पढ़ाया गया साउंड होता क्या है। और जब 10th में जाओगे तब भी आपको पढ़ाया जाएगा साउंड होता क्या है। जब आप 11th में आओगे तब भी आपको पढ़ाया जाएगा साउंड होता क्या है। और इवन आप 12th में जाओगे ना, तब भी आपको पढ़ाया जाएगा साउंड होता क्या है। तो साउंड एक ऐसी चिड़िया का नाम है। अब चिड़िया का नाम कहने का मतलब ये मत कहना कि पेड़ों पर बैठी होती है। हाँ भाई साहब सुनिए, साउंड एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो कि हमारे कानों को सुनने का सेंसेशन देती है। साउंड क्या तुमको दिखाई देता है? नहीं नहीं नहीं। साउंड क्या तुम सूंघ पाते हो? नहीं नहीं। साउंड तुम सुन पाते हो, ठीक है। मेरी मधुर ध्वनि की आवाज अगर आप सुन पा रहे हो, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो, तो यही तो साउंड है भाई, यही तो साउंड है। अब भैया साउंड जब भी बनेगा, मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। साउंड जब भी बनेगा, जहां से भी साउंड का प्रोडक्शन होगा, वहां वाइब्रेशन का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं बनता। कभी गिटार बजाया, गिटार मतलब गिटार, गिटार कभी ना कभी बजाया होगा तुम लोगों ने। कभी तबला बजाया है, ठीक है, बजाया होगा कभी। भाई साहब आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा रॉक म्यूजिक पसंद करते हैं, तो गिटार बैंड में वो ड्रम वगैरह बजाते हैं ये। अच्छा, कभी पिपली बजाई है? पिपली वो शहनाई कहते हैं जिसको, बांसुरी बजाई होगी भाई। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो ये सारे के सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे साउंड बनता है? इन सभी में साउंड बनने का इकलौता तरीका होता है वाइब्रेशन। एक राज की बात बताऊं, साउंड बनता भी वाइब्रेशन से और सुनते भी हम वाइब्रेशन से। आपके कानों तक जब साउंड पहुंचता है तो हमारे कानों के अंदर भी वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण हमको आसपास की चीजें सुनाई देती हैं। याद रखना, तो साउंड बनता भी वाइब्रेशन से। अरे हमारा साउंड तो हमारे गले से बनता है। अरे हमारे गले के अंदर भी वॉइस बॉक्स होता है जो कि वाइब्रेट होता है। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आपको साउंड बनता कैसे ये नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये तो सिर्फ एक वार्म अप थी। देखो चैप्टर बहुत बड़ा भी है और चैप्टर बहुत छोटा भी है, क्योंकि वन शॉट सीरीज है। बहुत जल्दी हम और भी चीजें पढ़ने वाले, तो वन शॉट सीरीज में हम इसका एक तरह से रिविजन टाइप का करेंगे। एक तरह से मानिए कि रिविजन ही कर रहे हैं, आपको डिटेल में पूरा चैप्टर आता है। अब देखो भैया, आज के लेक्चर के क्या क्या पार्ट होने वाले हैं। भाई खुल जा, खुल काहे नहीं रहा, अटक गया। ओके, 1 सेकंड का समय देना, 1 सेकंड का समय देना, ये चीज मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ओके, ठीक है। आज हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड क्या होता है, साउंड की प्रॉपर्टीज, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे यार। बस तुम बने रहो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, साउंड दिखाई नहीं देता, साउंड हम टच नहीं कर सकते साउंड को, ठीक है ना। साउंड को हम सूंघ नहीं सकते, साउंड को हम सुन सकते हैं। तो भैया आपके शरीर में, हमारे शरीर में, हम मनुष्य के शरीर में, जानवरों के शरीर में एक ऐसी ग्रंथि होती है, एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सुनने की क्षमता आपको देता है। उस पार्ट का नाम क्या होता है? आंख है? आंख नहीं भाई साहब, उस पार्ट का नाम होता है कान। तो हमारे एयर्स को, हमारे कानों को साउंड क्या देता है? सेंसेशन देता है। अब
कानों को सेंसेशन देने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो साउंड क्या हो गया, एक प्रकार की एनर्जी जो हमारे कानों को सुनने का सेंसेशन देता है। सबकी आवाज अलग अलग होती है भाई साहब, किसी की आवाज सुरीली होती है, किसी की आवाज मेरी तरह होती है, तो मेरी तरह आवाज भी आप सुन पाते हो, सुरीली आवाज भी आप सुन पाते हो। तो भाई साहब इस सबका फर्क आपको बताने में जो जो क्वालिटी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उनके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो साउंड क्या होता है, साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जो कि आपको सुनने का सेंसेशन देता है। देखो भैया साउंड प्रोड्यूस होगा जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, एक लौता परम सत्य यही है कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा तब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, ठीक है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। गिटार जब आप प्लग करते हो स्ट्राइकर से टिंग बजाते हो ना, तो उसका वायर देखना बहुत तेज वाइब्रेट होता है, बहुत तेज वाइब्रेट होता है, और उस बहुत तेज वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। उस बहुत तेज वाइब्रेशन के कारण ही क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एक वाइब्रेटिंग बॉडी के बारे में हम बात करें तो बेटा देखो साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। एक बात याद रखना भाई साहब, अगर अभी आप लोग मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में बैठे होते, ठीक है ना, अगर आप लोग कभी मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो आपको बढ़िया मेरी आवाज है ना सुनाई दे रही होती। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, मैंने चांद पर प्लॉट ले लिया है, अगली क्लास में आपको चांद पर लगाऊंगा, ठीक है। तो चांद पर अगर हम सारे के सारे बैठे होंगे, ठीक है, चांद पर हम सारे के सारे बैठे होंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज नहीं आएगी, आपको आवाज नहीं आएगी। पृथ्वी पर हम पृथ्वीवासियों के लिए, हम अर्थ के लोगों के लिए आपका आवाज आने के लिए हमारे बीच में कुछ मीडियम है, लेकिन चंदा मामा पर वो मीडियम नहीं है। पता है इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि साउंड जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना। साउंड को बनने के लिए, साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए, बेसिकली साउंड को बनने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है, और साउंड की जो वेव्स होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है। तो साउंड को बनने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है, तभी तो बॉडी को वाइब्रेट करोगे, तभी तो बॉडी को क्या करोगे भाई और बहनों, वाइब्रेट करोगे, ठीक है। अब ये वाइब्रेट जो होता है ना, अच्छा एक एक छोटी सी बात को मैं एक साधारण से तरीके से बताता हूँ। मैं बोल रहा हूं कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहां से बोल रहा हूं लेकिन आपको सुनाई वहां दे रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आवाज कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके कानों तक पहुंच जा रही है, कहां से पहुंच रही है, वो मीडियम के थ्रू पहुंच रही है। तो भाई साहब ये आवाज एनर्जी है, आवाज क्या है, एनर्जी है। आवाज क्या है भाई और बहन, एनर्जी है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसे वेव ही कहते हैं, ठीक है ना। अब ये वेव जो होती है इजीली आपके कानों तक पहुंच जाती है और हमारे एयर ड्रम बजने लगते हैं। मतलब एयर ड्रम, हमारे कानों के अंदर भी ड्रम होते हैं जिन्हें एयर ड्रम बोला जाता है, उनको एनर्जी मिलती है तो वो बजने लगते हैं, और इसी से हमें सबूत मिलता है, बजने लगते हैं। ये मत सोचना कि सर अब हम गाना गा दें ड्रम तो बज ही रहने, उसी से हमें सबूत मिलता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड किस प्रकार की ऊर्जा है उसके बारे में और बताएंगे। देखो बेटा जब मीडियम है तभी साउंड है, जब मीडियम है तभी साउंड है, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब मीडियम है तभी साउंड है, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, साउंड को यहां से वहां पहुंचने के लिए, साउंड को इधर से उधर जाने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। बिना मटेरियल मीडियम के साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ठीक है ना बेटा। बिना मटेरियल मीडियम के साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब देखो आप ऐसा कौन सा मीडियम होगा जिसमें से साउंड ट्रैवल करेगा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा मीडियम होगा जहां से साउंड ट्रैवल करेगा। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, मीडियम जो है वो इलास्टिक होना चाहिए, है ना, उसके जो पार्टिकल्स है जब आगे बढ़े तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे भी आ जाए, ठीक है। दूसरा, मीडियम के पास इनर्शिया होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। अगर आप किसी मीडियम से साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो तो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें इनर्शिया होना चाहिए। अब ये मत बोलियो कि इनर्शिया और इलास्टिक क्या होता है, अच्छी तरह से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया के बारे में पढ़ाया। इलास्टिसिटी, किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, वो अपना शेप चेंज कर ले और फोर्स हटाने पर पहले जैसी हो जाए, उन्हें बोला जाता है इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अब देखो और भी बातें करते हैं, और भी बातें करते हैं भैया, सुनना ध्यान से। जहां से साउंड जाएगा वो पूरे मीडियम को हिला डालेगा। मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहां से साउंड जाएगा, जिधर से साउंड जाएगा, जैसे भी साउंड जाएगा वो पूरे मीडियम को हिला देगा, पूरे मीडियम को बदल देगा। तो जब भी सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट करता है, ये क्या करता है, कुछ पीरियोडिक डिस्टरबेंस बनाता है मीडियम में।
ठीक है ना, कुछ मीडियम को पूरी तरह से हिला डालता है, पूरे मीडियम को डिस्टर्ब कर देता है, पूरे मीडियम को परेशान कर देता है, तो ये मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, और डिस्टर्बेंस ट्रेवल होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल किस तरह से होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब देखो बेटा, बेसिकली अगर हम साउंड वेव मोशन की बात करें, ठीक है, ये तो छोड़ो, इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों टर्म्स को मैं एक साथ बता रहा हूं, और यहां पर ये वेवलेंथ है ना, वेव वेलोसिटी है ना, इन सारी टर्म्स को मैं एक साथ बता रहा हूं। मान लीजिए कि भैया यहां से हम अपनी सुरीली आवाज में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम यहां पर अपनी सुरीली आवाज में बोल रहे हैं, ये हमारी तरह लग नहीं रहा, इस चित्र को हटा दिया जाए, ठीक है। ये हम अगर है ना किसी भी साउंड वेव के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो संभवतः ऐसा ग्राफ मिलने की संभावना, हम इस ग्राफ को साक्षी मानकर सारी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए भाइयों और बहनों, ये है मीन पोजीशन। हमने बात करी वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन होता क्या है? अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ट्रैवल करना वाइब्रेशन होता है। अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट जाओ फिर राइट आ जाओ, जैसे ये मेरी मीन पोजीशन है, मैं लेफ्ट गया फिर वापस आ गया, फिर राइट गया और फिर वापस आ गया, फिर लेफ्ट गया फिर वापस आ गया, फिर राइट गया फिर वापस आ गया, मतलब एक पोजीशन के लेफ्ट राइट ट्रैवल करना वाइब्रेशन कहलाता है। लेफ्ट राइट से हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं, वरना और भी तरीके होते हैं इसे समझने के। अब देखिए ध्यान से इस लाइन को देखिएगा, बीच वाली ये जो लाइन है ना, ये कहती है कि मैं मीन पोजीशन हूं, है ना। जब इसने कह दिया मैं मीन पोजीशन हूं, तो पहले अप और फिर डाउन, है ना, पहले अप और फिर डाउन, पहले अप और फिर डाउन, पहले अप और फिर डाउन। तो देखिएगा अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट भी ट्रेवल किया इसने, और अपनी मीन पोजीशन के राइट भी ट्रेवल किया। अरे यही तो कहलाता है वाइब्रेशन, इसे ही तो कहते हैं वाइब्रेशन। यही तो सत्य है, यही तो वाइब्रेशन है। इसी वाइब्रेशन के बेसिस पर तो सारी की सारी कहानियां चल रही हैं, ठीक है ना। इसी वाइब्रेशन के बेसिस पर तो सारे के सारे राज चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अपनी मीन पोजीशन है, ये दिख रही है आपको, ये मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लेफ्ट कितना गया? इतना गया। मीन पोजीशन के राइट कितना गया? इतना गया। तो मीन पोजीशन के राइट में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोलते हैं ए। ए का मतलब यहां क्या हुआ? एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन के अलोंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोला जाता है ए। ए का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। आगे देखिएगा, ठीक है, आगे ध्यान से सुनना है एक एक बात को। भाइयों और बहनों, ये यहां से शुरुआत हुई बात की और यहां तक चल दी गई। ये बात की शुरुआत यहां से हुई और यहां तक चली गई। तो भाइयों और बहनों, ये कहलाती है हमारी वेव की लंबाई। अरे जीरो से शुरू होकर वापस जीरो होना, देखिए समझिए, ठीक है। अरे यहां से शुरू हुई, कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो गई, बताइए, यहां से शुरू हुई कुछ वैल्यू नेगेटिव हो गई और वापस जीरो पर आ गई। जीरो से शुरू हुई और जीरो पर खत्म हो गई, इसे क्या बोला जाता है? वेव की लंबाई। अब देखो और भी बातें आगे बढ़ सकती हैं इसमें, ठीक है। देखिए ये वेव तो कंटिन्यूअस होती है, इनफाइनाइट वाइब्रेशंस होते रहते हैं, तो और भी तरीके से बोला जाता है, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो देखिए भैया, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, दो पॉजिटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ भी बोला जाता है, और दो नेगेटिव साइकिल के बीच की डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है। क्लियर रखिएगा इन सभी बातों को, क्लियर जान के रखिएगा इन सभी बातों को। तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो मेरे न्यारे बच्चे याद रखिएगा इन सभी बातों को, ठीक है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, ठीक है ना। एक ग्रीक लैंग्वेज होता है, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्योंकि आप मेरे शब्दों को कैच कर पा रहे होंगे, वेवलेंथ, वेव की लंबाई, और लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वेवलेंथ की यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। वेवलेंथ की यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है। एक चक्कर लगाने में इसने कुछ तो टाइम लगाया होगा, है, बोलिए बोलिए बोलिए, एक चक्कर लगाने में इसने कुछ तो टाइम लगाया होगा, आपको पता है? वही टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। वही टाइम क्या कहलाता है बेटा? टाइम पीरियड, ठीक है ना। एक चक्कर लगाने में आपने कुछ तो टाइम लगाया होगा, वही टाइम क्या कहलाता है बेटा? टाइम पीरियड। एक चक्कर का मतलब वन वाइब्रेशन की बात करी, ऐसा मत बोला गोल घूम कर वापस आ गया, नहीं। एक वाइब्रेशन करने में जो इसने टाइम लगाया, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। आगे और बातें, एक छोटी सी बात बोलिए, टाइम पीरियड, भाई साहब अपना टाइम आएगा या किसी का भी टाइम आए या किसी का टाइम ना भी आए,
तो टाइम को हम एक ही तरीके से नापते हैं दुनिया में, याद रखिएगा। क्या तरीका है वो? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया है कि टाइम कहीं भी हो, कैसा भी हो, यूनिट क्या यूज करोगे? सेकंड। ठीक है ना, यूनिट क्या यूज करोगे? सेकंड। तो टाइम पीरियड कौन से खेत की कहानी है भाई? टाइम पीरियड के लिए यूनिट भी क्या यूज करोगे? सेकंड ही यूज करोगे। इसको कोई नहीं बदल सकता, ना ही कोई बदल पाएगा। हाँ, बाद में देखते हैं, अगर नया कुछ खोजबीन हो जाए तब बदल जाए। सेकंड की जगह आर लगा दे, सेकंड की जगह डे लगा दे, जो मर्जी साइंटिस्ट की वो कर दे, हमें तो मानना पड़ता है ना। वो सबूत गवाह ऐसे देते हैं कि आप गलत प्रूफ कर ही नहीं सकते। आगे सुनिएगा, एक सेकंड, मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिएगा। ये मीन पोजीशन है ना। मीन पोजीशन के अलोंग ये मेरा हाथ ट्रैवल कर रहा है। अब देखिएगा, मीन पोजीशन के ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो मीन पोजीशन के अलोंग ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, मीन पोजीशन के अलोंग ऊपर गया, फिर देखिए फिर से पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन करेगा, ये एक सेकंड में जितना बार वाइब्रेट करेगा, एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा, ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। ये एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस करेगा वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। इसका जो फॉर्मूला होता है, इससे हमेशा याद रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कृपया कर अपने जीवन में सदैव याद रखना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी? एंड द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। आप लोगों ने कभी जिंदगी में रेडियो एफएम सुना होगा, कुछ ऐसी आवाज आती है, नमस्कार दिल्ली, तो आप सभी का स्वागत है 103.5 मेगाहर्ट्ज के इस, ऐसा बोलते हैं ना भाई, वो मेगाहर्ट्ज क्या बोलते हैं? वो बताते हैं फ्रीक्वेंसी, कि आपका स्वागत है इस फ्रीक्वेंसी के चैनल पर। तो मेरे बच्चे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। व्हाट इज द यूनिट फ्रीक्वेंसी? द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज हर्ट्ज हर्ट्ज, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो मैंने बता दिया है। वेव वेलोसिटी, अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालोगे, मतलब इस चैप्टर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालोगे तो वो यही निकलेगा। ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनना बेटा, सुनना ध्यान से। देखो बेटा, हाँ, अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आपके पास आ रही है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्पीड वेरी करती है अलग अलग स्थिति के अनुसार। लेकिन यदि आप मेरे सामने, अच्छा मैं आपको एक हादसा बताता हूं जो जीवन में सबके साथ हुआ होगा। बारिश होती है कभी आपके गोला पर? बिल्कुल होती है बारिश। बारिश होती है तो बादल भी गरजते होंगे, बिल्कुल गरजते होंगे बादल। बादल गरजते तो बिजली भी गिरती होगी। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि जब बिजली गिरने वाली होती है तो बहुत तेज रोशनी होती है, और जब बहुत तेज लाइट आती है तो उस दौरान हम भागकर अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं। ऐसा हुआ होगा। और जब बहुत तेज लाइट आ जाती है तो उसके काफी देर बाद हमें उसकी आवाज आती है। पता है क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमारा जो प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा साउंड है ना, उसकी स्पीड लगभग 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। डिपेंड करती है स्थितियों के अनुसार। मैं जो 332 कह रहा हूं ना, ये बढ़ भी सकती है, ये कम भी हो सकती है। ठीक है, मैं अपने शब्दों पर अड़िग नहीं हूं, यहाँ पर मैं अपने शब्दों को खुद ही कह रहा हूं कि ये स्पीड बढ़ भी सकती है, ये स्पीड कम भी हो सकती है। तो 332 मीटर पर सेकंड बढ़ भी सकती है, 332 मीटर पर सेकंड कम भी। अब आप सोचिए, कहां 3,00,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और कहां यहाँ 350 मीटर भी नहीं हो पा रहा। तो कितनी तेज चलती है लाइट, हमारी कल्पनाओं से भी तेज चलती है। लेकिन साउंड तो काफी स्लो चलता है, लगभग 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलता लगभग। ठीक है, लेकिन साउंड की स्पीड बदलती है। मैंने क्या बोला? साउंड की स्पीड बदलती है। साउंड की स्पीड दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, दूसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना। यहां पर जरूर ये पी जैसा लग रहा है, लेकिन ये रॉ है बेटा। ठीक है, देखने में आपको जरूर पी लग रहा होगा। और देखिए यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है E/P। ठीक है ना, जहां पर E का मतलब क्या हुआ? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मैंने पी बोल दिया भाई, रॉ का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी। ठीक है ना, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी। ठीक है ना, हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो गया? √E/ρ। ई का मतलब क्या हो गया भाई? जो तुम सोच रहे हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वही। और रॉ का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। लेकिन पता, इस फॉर्मूला को लेकर बहुत दिक्कत थी। इस फॉर्मूला को लेकर बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। इसी कारण से
इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो फॉर्मूला की वैल्यू है ना, इसमें थोड़ा सा अब परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया गया बेटा, परिवर्तन कर दिया गया। यहाँ पर न्यूटन ने सोचा कि साउंड ट्रैवल करता है जब किसी गैस में, तो टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट चेंज, मतलब वो गैस के टेम्परेचर को किसी प्रकार से चेंज नहीं करता। तो इस कंडीशन में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसकी जगह प्रेशर को रख दिया जाता है, तब वहां पर वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पी बाय रॉ, ठीक है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पी बाय रॉ, ठीक है, याद रखना। अब भैया स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाप्लास। आप लोग अगर भविष्य में इंजीनियरिंग करोगे, आप लोग अगर 12th क्लास की मैथ्स पढ़ोगे, हायर मैथमेटिक्स लोगे, तो ये लाप्लास आपकी जिंदगी पर हमेशा, जिंदगी में हमेशा आपका साथ देंगे। जैसे विक्रम का साथ कभी वेताल नहीं छोड़ता ना, उसी तरह से गणित में आपका साथ लाप्लास कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब लाप्लास अंकल कहते हैं, ठीक है ना, लाप्लास नाम के अंकल कहते हैं कि जब साउंड ट्रैवल करता है किसी भी गैस में से, तो कुछ कंप्रेशन और रियरफेक्शन होता है, तो इसके कारण किसी भी प्रकार का एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो है एक एडियाबेटिक चेंज है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता। और उन्होंने कहा कि भाई साहब एडियाबेटिक चेंज की वजह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना, ई की जगह क्या पुट कर दोगे, एक ई तो भाई साहब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, आपने अभी कुछ देर पहले पी बाय रॉ पढ़ा था। उन्होंने कहा कि भाई साहब जब ये एडियाबेटिक चेंज है, जब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता, तो एक शब्द और जोड़ दो यहां पर गामा, जहां पर गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट है, जैसे सीपी अपॉन सीवी के बड़े से भारी से शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हवा के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है, ठीक है। तो आप सोचिए जिस साउंड को आप बिल्कुल आसानी से बोल पा रहा है, जिस साउंड को आप आसानी से बता पा रहा है, उस साउंड के पीछे कितनी सारी फिजिक्स, कितने सारे लॉजिक्स छुपे हुए हैं, उस साउंड के पीछे कितनी सारी फिजिक्स, कितने सारे लॉजिक्स छुपे हुए हैं बेटा। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें। अब देखो कुछ बातें मैं बात बता रहा हूं आपको, इन्हें देखो। वैसे होता क्या है, आईसीसी के जब क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, तो ये सर्टेन वैल्यू गिवन रहती है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। ये स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है, ये आपके एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि आपका एग्जामिनर कैसा है, आपके कॉपी चेकर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इन वैल्यू को कंसीडर करता है। वैसे तो मैं, अगर कोई शिक्षक, मेरे कोई टीचर देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो उनसे मेरा निवेदन है कि बच्चों को छोटी मोटी वैल्यू दे दिया करो यार, बच्चों का भी हक है कि कुछ तो उन्हें मिल जाए, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया में, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं आपको अभी कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण बता दूंगा, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। भैया साउंड सबसे तेज चलता है सॉलिड्स में, सबसे तेज चलता है सॉलिड में। दूसरा, साउंड उससे स्लो चलता है लिक्विड में, और साउंड सबसे स्लो चलता है गैसेज में। देखिए सबसे तेज सॉलिड्स, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि सॉलिड तो डेंस है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी बात पता चली है। उससे कम लिक्विड की डेंसिटी होती है तो स्पीड कम हो गई, और सबसे कम गैस की डेंसिटी होती है तो उसकी स्पीड कम हो गई। देखो साउंड की जो स्पीड होती है किसी भी सॉलिड में, मतलब एक स्टील की बात करें तो स्टील में अराउंड 5100 मीटर पर सेकंड होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 5100 मीटर पर सेकंड। पानी में इसकी वैल्यू 1450 मीटर पर सेकंड होती है, पानी में इसकी वैल्यू 1450 मीटर पर सेकंड होती है, और हवा में लगभग 330 मीटर। अभी तो आप बोले थे सर 332, मैं कह रहा हूं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस की बात है। आप तापमान बदलोगे स्पीड भी बदलेगी, आप तापमान बदलोगे स्पीड भी बदलेगी। अब कुछ प्यारे प्यारे मीडियम में यहां पर दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी। जैसे एयर की बात करते हैं तो एयर में 330 होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में बात करोगे तो 260 होगी, ठीक है। अगर हाइड्रोजन में बात करोगे तो 1270 होगी, ठीक है। एल्कोहल में 1210, टार्पिन में 1325, बहुत सारी वैल्यू दी है, ठीक है। अब आप एक काम करना है ना, एक पानी से भरा हुआ ग्लास लेना, ठीक है ना। आप लोग अभी मार्केट जाना, आईफोन 16 प्रो खरीदना, आईफोन 16 प्रो से नीचे कुछ भी नहीं खरीदना, ठीक है ना। आईफोन 16 प्रो खरीदना, उस आईफोन 16 प्रो में गाना बजाना, और उसको पानी की एक बाल्टी के अंदर डुबा देना, ठीक है ना। आप जब तक गाना पूरा खत्म ना हो जाए आप उसे निकालिएगा मत, और बाल्टी, बकेट जो है ना, बकेट के सरफेस पर अपने कान को रखिएगा, आपको आवाज आएगी, ठीक है ना, आपको आवाज आएगी। इससे क्या पता चलता है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम, मतलब सॉरी, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। भाई साहब आपने तो मोबाइल को पानी के अंदर रख दिया ना, आपको बाल्टी के सरफेस पर भी उसकी आवाज आ रही है, अर्थात साउंड ट्रेवल कर रहा है वहां से, साउंड ट्रेवल कर रहा है वहां से, ठीक है। आगे और बातें सुनते हैं, और बातें जानते हैं, और बातें पहचानते हैं, ठीक है। अब भैया आप लोग कभी
ट्रेन की पटरी पर गए होगे, घूमने फिरने की बात कर रहा हूं, कभी ट्रेन की पटरी पर गए होगे आप, अगर ट्रेन 20 30 40 50 किलोमीटर दूर भी है ना, अगर आप ट्रेन की पटरी पर कान रखोगे ना, तो आपको ट्रेन की आवाज सुनाई दे देगी, आपको ट्रेन की आवाज फिर भी सुनाई दे देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे कारण क्या है कि जो ट्रेन की पटरी है स्टील की बनी हो, और स्टील से हमको साउंड आसानी से सुनाई दे देता है बेटा, ठीक है। और अगर हम बात करें हवा की, तो तुम मेरी आवाज को हवा में आराम से सुन पा रहे हो बेटा, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। यही तो परम सत्य है, जिस सत्य के बारे में मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो हो गया, स्पीड ऑफ साउंड भी हो गई है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, साउंड की स्पीड में किस प्रकार से डेंसिटी का फर्क पड़ता है, अलग अलग मीडियम के बारे में देखते हैं। अब देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है ना बेटा। डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बेसिकली डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड का फर्क पड़ता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। अब देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे इस टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा, ये तो छोड़ो इसे, तीसरा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जिस शहर में हूं ना, उस शहर में बहुत सर्दियां पड़ रही हैं, बहुत ठंडा सा माहौल है। तो ठंड के समय में ऐसा अक्सर होता है कि हमको दूर दूर की आवाज आ जाती है, ठंड के समय में ऐसा अक्सर होता है, हम दूर दूर की आवाज को सुन पाते हैं। और जब हम ठंड के समय में जब दूर दूर की आवाज को सुन पाते हैं तो क्या ही गड़बड़ है भाई साहब। इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर डाउन हुआ तो साउंड लंबी दूरी को तय कर पा रहा है, तो टेम्परेचर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, जैसे जैसे माहौल में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ठंड में औस बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे माहौल में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी उसकी स्पीड, ठीक है ना बेटा। तो जो डायरेक्टली इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी है उसके बारे में भी यहां पर दिया, देखा भैया। स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड बड़ा सिंपल सा है। अब हवा की दिशा में बोलोगे स्पीड बढ़ जाएगी, अब हवा की दिशा के अपोजिट बोलोगे स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप हवा की डायरेक्शन में बोलोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और हवा की डायरेक्शन के अपोजिट बोलोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंपैक्ट नहीं करते हैं, है ना, जो कि इंपैक्ट नहीं करते हैं स्पीड ऑफ साउंड किसी गैस में। प्रेशर, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे इंपैक्ट नहीं करते, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बता दिया है मैंने, ये सारे इफेक्ट बता दिए हैं, ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा भी है बहुत छोटा भी है, इसके सिर्फ हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को हम ले रहे हैं। अब देखो भाई, बहुत 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 नॉलेजेबल थिंग्स है। हम मनुष्यों को, आप अपना मत सोचिएगा, हम मनुष्यों को जो आवाज सुनाई देती है ना, उसे हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम मनुष्यों को, हम इंसानों को जो आवाज सुनाई देती है ना, उसे बोला जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और इसकी वैल्यू होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। और इसे बोला जाता है ऑडिबल साउंड। और इसे क्या बोला जाता है बेटा? ऑडिबल साउंड। जो 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड होता है ना, वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है, या फिर इंफ्रासाउंड भी कह दो। और 20 हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है ना, उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड इंफ्रासोनिक साउंड कहलाता है, 20 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड अल्ट्रासाउंड कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिए। अब देखो भाई, हम इंसानों की सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो सवाल यह है कि 10 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज तक की साउंड को कौन सुन सकता है? बैट। हो सकता है आपके रिश्तेदार हो ये, ठीक है। हो सकता है कैट 80 से लेकर 60 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज तक की साउंड सुन ले। हो सकता है आप जानते पहचानते हो। डॉग 20 हर्ट्ज से लेकर 50 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। डॉल्फिन्स 200 हर्ट्ज से लेकर 150 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। ग्रास ऑपर 90 हर्ट्ज से लेकर 1 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। आगे ह्यूमन, ये मेरी बात कर रहा हूं मैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड हम इंसान सुन सकते हैं। आप लोगों की बात नहीं है, ये तो मेरी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भैया अल्ट्रासाउंड, ये देखो बेटा, अल्ट्रासाउंड आज के साइंस की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अल्ट्रासाउंड आज के विज्ञान की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अल्ट्रासाउंड जो है हमारे साइंस की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि काफी बीमारियों का इलाज
काफी बीमारियों का इलाज अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी खोज है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो होता है इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्डिनरी साउंड की तरह ही होती है, ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। याद रखना, अल्ट्रासाउंड है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, अल्ट्रासाउंड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एक बात और, अल्ट्रासाउंड जो है एक वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ की तरह चल सकती है, सीधी सीधी चल सकती है। अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, एक वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ की तरह चल सकती है, सीधी सीधी चल सकती है, ठीक है। अब देखो, इन दो प्रॉपर्टीज के कारण अल्ट्रासाउंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है, बेट्स, बेट्स का नाम सुना है? चमगादड़, चमगादड़ जो साउंड प्रोड्यूस करती है ना, उसे बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। चमगादड़ जो साउंड प्रोड्यूस करती है ना, उसे क्या बोला जाता है? अल्ट्रासाउंड। आप देखना, चमगादड़ जो रात को, भाई साहब रातों में निकलती है चमगादड़, ठीक है, जब रात को घूमने निकलती है चमगादड़, तो चमगादड़ अपने आगे आने वाले ऑब्स्टिकल का पता अपने मुंह से जो साउंड लगाती है उसे टकरा कर वापस आता है, उससे लगाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड निकालती है जिसको डेविएट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, ग्लास टाइप के मटेरियल इन सभी को रिक्वायर्ड शेप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का यूज मिनट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत बारीक 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 ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के कुछ एप्लीकेशंस, ये तो है ना, मेटल्स का डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। आपने देखा होगा भैया, बहुत सारे खोजबीन करने वाले लोग दुनिया के अंदर छुपे हुए मेटल को ढूंढ लेते हैं, किसकी हेल्प से? अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, ठीक है ना। अब देखो और बातें करते हैं, ठीक है। ओके ओके, आगे 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 बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो अभी हम बाद में करेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज अलग आएगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है। अराउंड, अब हमें ईचो पढ़ना है। ईचो कहाँ है भाई? ईचो कहाँ है भाई? अरे क्वेश्चन तो हमने देख ली, ईचो के बारे में बताओ। ईचो एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। चलो, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है, इंफ्रासोनिक, सोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, इंफ्रासोनिक, सोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज दी है। देखो बेटा, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, क्या कहलाएगा? इंफ्रासोनिक साउंड कहलाएगा। और ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हो, उसे क्या कहेंगे? सोनिक साउंड। हम इंसान इसे सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड होता है उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। और सुपरसोनिक, सुपरसोनिक साउंड ऐसा होता है, ऐसी साउंड वेव को कहा जाता है जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज चलती है। किसी एक पर्टिकुलर मीडियम की बात करते हैं, कॉमनली हम हवा के लिए ही उसका यूज करते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड को कौन सुन सकता है? कुछ जानवरों के पास इन्हें सुनने की क्षमता होती है, जैसे एलिफेंट और वेल। आपका कोई दोस्त होगा एलिफेंट, आपकी कोई दोस्त होगी वेल, तो ये आप जिस भाषा में बोल रहे हो ना, वो भाषा समझ जाए लेकिन साउंड नहीं सुन पाएंगे। आप जिस भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हो ना, चाहे वो भाषा समझ जाए चाहे, लेकिन वो साउंड नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। सोनिक साउंड जो होता है विद इन द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, हमारे सुनने की क्षमता के अंदर होता है, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड जो होता है कुछ मेडिकल इमेजिंग में यूज किया जाता है। आप देखना, ईश्वर ना करे कभी किसी को ऐसा मौका पड़े, आपके बॉडी के ऑर्गन्स में अगर किसी तरह की दिक्कत है, तो उसे चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल टेस्टिंग में यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। बहुत सारी जगह साउंड से हम ऑब्जेक्ट की क्वालिटी का पता करते हैं कि किस तरह से उसकी क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्लीनिंग प्रोसेस में भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। कुछ प्यारे प्यारे से जानवर जो होते हैं, कुछ प्यारे प्यारे से एनिमल्स जो होते हैं, जैसे बैट्स, ठीक है ना, चमगादड़ और डॉल्फिन्स, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। और बेसिकली अल्ट्रासाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप क्लास 10th में आओगे ना, तो उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल कंफर्म होता है सोनार, ठीक है ना। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार से क्या होता है भैया, इमेजिन करो आप लोग घूमने गए हो, आप लोगों का संडे है, आप लोगों ने जहाज उठाया और समुद्र में घूमने निकल गए, ठीक है। अब समुद्र के ऊपर तो पानी है, समुद्र के अंदर क्या है हमें क्या पता। समुद्र के ऊपर तो है पानी, लेकिन समुद्र के अंदर क्या है हमें क्या पता। तो समुद्र के अंदर क्या है इस बात का पता लगाने के लिए, मतलब आप पहाड़ निकल गए भाई साहब समुद्र में जहाज लेकर, अचानक से कोई पहाड़ आ गया, अचानक से कोई पहाड़ आ गया, और जब अचानक से कोई पहाड़ आ गया तो उस पहाड़ का पता लगाने के लिए आप किसका यूज करोगे? अल्ट्रासाउंड का। आप किसका यूज करोगे बेटा? अल्ट्रासाउंड का। साउंड भेजोगे, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। ये अल्ट्रासाउंड का ही यूज काहे कर रहे हैं? क्योंकि इजीली डेविएट नहीं होती, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, इजीली डेविएट नहीं होती और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। दूसरा,
सुपरसोनिक साउंड जो प्रोड्यूस होता है किसी भी एयरक्राफ्ट से प्रोड्यूस होता है या फिर बुलेट ट्रेन से प्रोड्यूस होता है। मतलब ऐसा साउंड बहुत बेसिकली अभी कुछ दिन पहले मैं जिस शहर में रहता हूँ वहां पर एयर शो हुआ था। उस एयर शो में इतना अच्छा साउंड बना था कि लोगों को एयर शो तो देखा नहीं लेकिन उसका साउंड जरूर सुनाई आ रहा था। एयर शो देखने में बड़ी दुविधा हुई थी लेकिन उसका साउंड सुनने में बड़ी सुविधा हुई थी उनको। एक सेकंड में पानी पी लो बेटा। तो जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है ना वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में बनता है, ठीक है। और सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ? सुपरसोनिक का मतलब ऐसा साउंड की वेव जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज चलती है किसी पर्टिकुलर मीडियम में। आप देखना कभी कभी आप एरोप्लेन खरीदने जाओगे, कभी आप फाइटर जेट खरीदने जाओगे, हो सकता है आपके घरों में फाइटर जेट खरीदने का शौक हो आप लोगों को। भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप प्यारे प्यारे आईसीएससी के बच्चे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका मन अगर करा कि भैया फाइटर जेट आपको खरीदना है और आप फाइटर जेट खरीदने निकल गए, अब आपको ऐसा फाइटर जेट खरीदना है जो बहुत तेज चलता हो, खरीद लो सुपरसोनिक साउंड का भी, ठीक है। बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। कितनी स्पीड से? विद इन द स्पीड ऑफ साउंड। हमारे जो फाइटर जेट आते हैं ना, हमारी भारतीय सेना जिसका उपयोग करती है, एयरफोर्स जिसका उपयोग करती है, उसकी स्पीड काफी तेज होती है। और जब उसकी स्पीड काफी तेज होती है तो भाई साहब क्या तो तेज चलते होंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज चलते हैं। अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। भाई साहब मुझे टॉपिक तो दिख नहीं रहा, ठीक है। एक डेरिवेशन है बेटा, देखिएगा कि हमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे ये रिलेशन ऐसा होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वैसे इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। मान लो किसी भी साउंड वेव की वेलोसिटी v है, टाइम पीरियड t है, कैपिटल T लेना है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी f है एंड वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। अब देखो, अब वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? एक वाइब्रेशन में जितनी लंबाई तय करी वही तो कहलाता है वेवलेंथ। तो अगर आप वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो तो वेव वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। वेव वेलोसिटी मतलब v और टाइम पीरियड का क्या हो गया t। तो वेव वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। क्या बोला? वेव वेलोसिटी, मैं यहां पर लिख देता हूं सुंदर सी राइटिंग में, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू लैम्डा। और लैम्डा का मतलब क्या हो गया भैया? वेवलेंथ, ठीक है। अब आप जानते हो, नहीं जानते तो आप जान जाओ, अभी आज की क्लास में तुमको बताया है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1/फ्रीक्वेंसी। और इक्वल में क्या चल रहा है? लैम्डा, ठीक है। अब इस प्यारे से फ्रीक्वेंसी को उठाकर यहां ले आइए, तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये रिलेशन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अच्छा, आप घबराना मत, हो सकता है कि आपकी किताब में फ्रीक्वेंसी को ऐसा लिखा हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को काफी किताबें न्यू से भी रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसा नहीं लिखा होगा, ऐसा होगा। काफी किताबें, काफी बुक्स में फ्रीक्वेंसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपकी बुक में ऐसा लिखा है तो घबराइएगा मत, बिल्कुल डरिएगा मत, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। फ्रीक्वेंसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो क्या? अरे, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड, हमारे लिए सुनने की शक्ति कितनी होती है? हमारे सुनने की क्षमता कितनी होती है? 5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या अरे रे रे रे, इतना मुश्किल क्वेश्चन। भाइयों और बहनों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की हेयरिंग फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। सुनने की क्षमता हमारी इतनी होती है, कितनी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक आप सुन सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब भैया, एक मनुष्य इन चारों में से, मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप अपना मत सोचिएगा, मैं मेरी बात कर रहा हूं। एक इंसान, एक मनुष्य इन चारों में से किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है? 1 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज या 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होगा ना, वो इंसान सुन सकता है। 1 हर्ट्ज तो नहीं है भैया, 200 हर्ट्ज भी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में नहीं। सी देखो, 1000 हर्ट्ज
की संभावना मुझे दिख रही है, सी की संभावना, तो यहाँ पर बी और सी मल्टीपल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज का, तो 1000 हर्ट्ज से सुन सकता है और 200 हर्ट्ज भी सुना जा सकता है। तो बच्चों यही मैं तुमको बताना चाहता था, यही मैं तुमको सिखाना चाहता था, जो मैंने आज बता दिया है, जो मैंने आपको तुम बता दिया। देखो ये साउंड चैप्टर है ना, 3 साल आपका पीछे, मैं कह रहा हूँ हर बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आपने 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में जब पढ़ोगे ना, तो साउंड की क्वालिटी के बारे में पढ़ोगे, टिम्बर पढ़ोगे, है ना, एम्पलीट्यूड पढ़ोगे, लाउडनेस पढ़ोगे, इंटेंसिटी पढ़ोगे, है ना, श्रिलनेस पढ़ोगे, ग्रेवनेस पढ़ोगे, साउंड की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी। तो मैं आकाश श्रवण विदा लेता हूं आपसे, अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर, टेक केयर एंड टेक केयर बेटा।